नमस्कार। इस गहराई से विश्लेषण में स्वागत है। हाँ, सभी का स्वागत है इस नई चर्चा में। आज का हमारा जो मिशन है ना, वो बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। हर रोज देखिए इतनी सारी खबरें आती हैं, इतने सारे आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स सामने आते हैं। बिल्कुल, एक आम इंसान के लिए इन सब को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। वही तो। इसलिए हमने क्या किया है कि कई अलग-अलग स्रोतों को जमा किया है और उनमें से जो सबसे ज़रूरी और काम की जानकारियाँ हैं वो निकाल कर लाए हैं। ताकि किसी को भी वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ना झेलना पड़े, बिना किसी बोझलपन के सटीक जानकारी मिल सके। एकदम सही। तो आज की इस चर्चा में हम देश और दुनिया की कई बड़ी खबरों पर नज़र डालने वाले हैं और इन सब में एक अजीब सा कनेक्शन भी देखने को मिलेगा आपको। हम्म, वो प्लानिंग और हकीकत के बीच का कनेक्शन जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। हाँ, वही। शुरुआत हम करेंगे मुंबई के बीएमसी बजट से, जहां हज़ारों करोड़ की योजनाओं और ऑन ग्राउंड सच्चाई का विश्लेषण होगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इजरायल यात्रा के मायने समझेंगे। फिर खेल जगत की तरफ चलेंगे। हॉकी में भारत की एक शानदार उपलब्धि और टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 का जो रोमांच चल रहा है, उस पर बात होगी। और आखिर में देश के अलग-अलग हिस्सों की जरूरी हलचल, जैसे दक्षिण भारत का मौसम, यूपी में हो रहे प्रदर्शन और बिहार की एक दुखद घटना। ठीक है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश की सबसे अमीर नगरपालिका की, यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसे हम आम भाषा में बीएमसी कहते हैं। हाँ, और लगभग 4 साल बाद ऐसा होने जा रहा है कि बीएमसी में चुने हुए कॉरपोरेटर्स के सामने बजट पेश होगा। और इस बार ये बीजेपी के नेतृत्व में होगा, है ना? बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात स्रोतों से सामने आ रही है, वो है इस बजट का आकार। हाँ, मैंने आंकड़े देखे। ये बजट 80,000 करोड़ रुपए को पार कर सकता है। 80,000 करोड़? यह आंकड़ा सुनने में इतना विशाल लगता है कि वाकई किसी छोटे देश का नेशनल बजट लगने लगता है। सही में। आखिर इस बजट में ऐसा है क्या जो इसका आकार इतना बड़ा हो गया अचानक से? देखिए, अचानक से नहीं हुआ है। पिछले साल का बजट भी करीब 74,427 करोड़ रुपए का था। तो बढ़ोतरी लगातार हो रही है। तो इस पैसा का मुख्य फोकस कहाँ है इस बार? सबसे बड़ी वजह है मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। पूरा ध्यान वहीं पर है। अगर हम आंकड़ों को तोड़ें, तो सिर्फ सड़कों को कंक्रीट करने के लिए, यानी रोड कंक्रीटाइजेशन के लिए 17,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 17,000 करोड़ सिर्फ सड़कों के लिए? बाप रे। हाँ, और उसके अलावा गोरेगांव मुलिंड लिंक रोड, जिसे जीएमएलआर कहते हैं, उसके लिए भी 14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। हम्म, मुंबई में ट्रैफिक एक बड़ा मुद्दा रहता ही है। और सीवेज की क्या स्थिति है? शहर की उस सबसे बड़ी समस्या के निस्तारण के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर लगभग 27,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। 27,000 करोड़, यानी पूरा जोर बेसिक ढांचे को ठीक करने पर है। बिल्कुल। एक आंकड़ा और है जो ध्यान देने लायक है। बीएमसी का कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी वो पैसा जो लंबे समय तक चलने वाले प्रोजेक्ट्स पर खर्च होता है, न कि रोजमर्रा के खर्चों पर। हाँ, उसमें क्या बदलाव आया है? 2022 में ये एक्सपेंडिचर सिर्फ 36% था और अब 2025 में ये बढ़कर 58% हो गया है। यहाँ पर बात सबसे ज्यादा रोचक हो जाती है, क्योंकि एक तरफ तो इतने बड़े आंकड़े हैं, 58% कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन यानी इन योजनाओं को असल में जमीन पर उतारना, और वही सबसे बड़ी चुनौती है। वही तो। स्रोतों को देखकर तो ऐसा लगता है कि पिछले साल के बहुत से बड़े प्रोजेक्ट्स या तो अभी तक रुके हुए हैं या उन्हें छोटा करना पड़ा है। जैसे ऑरेंज गेट से ग्रैंड रोड वाला एलिवेटेड कॉरिडोर। हाँ, वही। इसके लिए 90 करोड़ रुपए एलोकेट हुए थे पिछले बजट में, पर आप जानती हैं हुआ क्या? मेरे ख्याल से वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ टकरा गया था। एकदम सही। वो प्रोजेक्ट एमएमआरडीए के एक टनल प्रोजेक्ट के साथ ओवरलैप कर गया। इस वजह से बीएमसी को अपना कॉरिडोर प्रोजेक्ट शेल्व करना पड़ा, यानी फिलहाल के लिए रोक दिया गया। ये काफी अजीब है। जब एक ही शहर में अलग-अलग एजेंसीज काम करती हैं, तो आपस में तालमेल की कमी से ऐसे ओवरलैप्स होते हैं, जिसका असर सीधा बजट और समय दोनों पर पड़ता है। एमएमआरडीए पूरे मुंबई रीजन का विकास देखती है और बीएमसी शहर का। उनका आपस में टकराना अजीब लगता है। और मुंबई आय का प्रोजेक्ट भी तो था एक। हाँ, जो लंदन आई की तर्ज पर बनना था। वो अभी तक सिर्फ पेपर पर ही मौजूद है। जमीन पर उसका कोई नामो निशान नहीं है। कमाल है। और जीएमएलआर प्रोजेक्ट में वो एक टाइगर मॉन्यूमेंट बनना था। वो भी बुरी तरह डिले हो गया है। सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स ही नहीं, रेवेन्यू बढ़ाने के मुद्दे पर भी ऐसी स्थिति बनी।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर यूजर फीस लगाने का प्रस्ताव लाया गया था। यानी कचरा प्रबंधन के लिए आम लोगों पर फी लगानी थी। यहाँ पर पॉलिटिकल विरोध इतना हुआ कि उसे वापस ही लेना पड़ा। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो हमें प्लानिंग और जमीनी हकीकत के बीच का भारी अंतर नजर आता है। जिसका असर बीएमसी के खजाने पर भी पड़ रहा होगा। बिल्कुल पड़ रहा है। एक आंकड़ा स्रोतों में ये भी है कि बीएमसी के जो फिक्स डिपॉजिट्स थे वो पिछले कुछ महीनों में 81,774 करोड़ रुपए से घटकर 70,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। यानी हजारों करोड़ रुपए लगातार कम हो रहे हैं उनके रिजर्व से। ये वाकई हैरान करने वाला है। हालांकि उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर से कुछ पैसा वसूल किया है, लेकिन खर्च और आमदनी का जो संतुलन होना चाहिए ना, उस पर दबाव साफ तौर पर महसूस हो रहा है। पर इन सब के बीच क्या आम मुंबई कर के लिए कोई आर्थिक राहत है इसमें? एक अच्छी खबर यह है कि डायरेक्ट टैक्सेस में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है इस बार। और पानी का बिल जो हर साल बढ़ता था? हाँ, जब चुने हुए कॉर्पोरेटर्स सत्ता में आते हैं तो उन पर जनता का दबाव होता है। नई चुनी हुई मेयर ऋतु तावड़े ने आश्वासन दिया है कि पानी के रेट स्थिर रहेंगे। हर साल जो 8% की वृद्धि होती थी उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। चलिए, आम नागरिकों के लिए तो ये एक आर्थिक राहत की बात है, खासकर तब जब शहर में हर तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा हो और ट्रैफिक की इतनी दिक्कत हो। लोकल लेवल पर यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है प्रशासन के लिए। तो मुंबई के आंकड़ों से अब निकलकर थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय मैदान की तरफ चलते हैं, जहां स्थितियां और मुद्दे और भी ज्यादा बड़े हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। स्रोतों के मुताबिक 25 और 26 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दूसरी इजरायल यात्रा पर जाने वाले हैं। हाँ, उनकी पहली यात्रा भी काफी चर्चा में रही थी। इस बार का शेड्यूल क्या बताया जा रहा है? इस दौरे में वो वहां के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से मिलेंगे। उसके अलावा वो क्नेसेत यानी इजरायली संसद को भी संबोधित करेंगे और याद वाशिम जो कि हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस सेंटर है, वहां भी जाएंगे। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये यात्रा आखिर किस वक्त हो रही है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर तनाव का माहौल है काफी। एकदम। एक आम कूटनीतिक यात्रा और ऐसे संवेदनशील माहौल में हो रही यात्रा में बहुत बड़ा फर्क होता है। देखिए, मुलाकातों में विज्ञान, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और वाटर मैनेजमेंट जैसी चीजों पर बातचीत होनी है। सुना है एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर भी चर्चा है। हाँ, आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए इस साल के आखिर तक एक एफटीए साइन होने की उम्मीद बताई जा रही है स्रोतों में। लेकिन सबसे अहम बात है जियोपॉलिटिक्स। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव। बिल्कुल, अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले की धमकियां लगातार चल रही हैं। इस पूरे तनाव भरे माहौल में भारत के प्रधानमंत्री का वहां जाना एक बेहद मजबूत और रणनीतिक कदम माना जा रहा है। ऐसे टेंस माहौल में इस यात्रा का मुख्य फोकस क्या होगा फिर? एक बयान मैंने पढ़ा था स्रोतों में, इजराइल के राजदूत र्यूवेन अजार का। उन्होंने कहा था कि दुनिया तेजी से बदल रही है और खतरे भी बदल रहे हैं। इसका क्या कॉन्टेक्स्ट निकाला जाए? उनका इशारा सीधे तौर पर बदलती हुई सिक्योरिटी डायनामिक्स की तरफ था। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि भारत और इजराइल एक अपग्रेडेड सिक्योरिटी पैक्ट पर काम कर रहे हैं। अपग्रेडेड से मतलब नए खतरों के हिसाब से एग्रीमेंट्स को अपडेट करना। दोनों देशों को अपने डिफेंस और सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स को नए ग्लोबल चैलेंजेस के हिसाब से ढालने की जरूरत महसूस हो रही है। और यहाँ स्रोतों में एक बात बहुत साफ तौर पर हाईलाइट की गई है। वो क्या? कि भारत किसी एक देश के खिलाफ किसी अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का हिस्सा नहीं बन रहा है। भारत अपनी विदेश नीति में हमेशा से निष्पक्ष रहा है। यानी अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे आगे रखकर रणनीतिक साझेदारी बढ़ानी है, बिना किसी तीसरे पक्ष के कॉन्फ्लिक्ट में उलझे। सही कहा आपने। ग्लोबल लेवल पर ऐसे पत्ते बहुत सोच समझ के खेलने होते हैं। समझ गया। अब इस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मैदान से निकलकर हम आते हैं सीधे खेल के मैदान पर, जहां वहां की अपनी अलग ही कूटनीति और स्ट्रेटेजी होती है ना। बिल्कुल। और खबरों की शुरुआत हम हॉकी से करेंगे, जहां भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। हाँ, डिफेंडर जर्मनप्रीत सिंह, स्रोतों के मुताबिक उन्होंने 150 इंटरनेशनल कैप्स पूरे कर लिए हैं देश के लिए खेलते हुए। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए एक सपने जैसा होता है। और वो पंजाब के अमृतसर जिला में एक छोटे से गांव राजधन से आते हैं। उनका सफर बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। 2018 में शुरुआत की थी ना उन्होंने अपने सीनियर इंटरनेशनल करियर की। जी हाँ। और हॉकी में एक डिफेंडर का रोल फिजिकली बहुत ज्यादा डिमांडिंग होता है।
उनकी उपलब्धियों की लिस्ट काफी लंबी है। जैसे पेरिस ओलंपिक्स का वो ब्रॉन्ज मेडल। हाँ, वो उस भारतीय टीम का अहम हिस्सा थे। उसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में गोल्ड जीतने वाली टीम में भी उनका बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपना ये 150वां मैच ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में खेला था FIH प्रो लीग के दौरान। स्पेन के खिलाफ खेला था वो मैच, पर स्रोतों को अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो इस होबार्ट लीग में भारत की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही है। हाँ, मैंने आंकड़े देखे। जब उन्होंने अपना 150वां मैच खेला तब भी नतीजा भारत के पक्ष में नहीं था। सही कहा, भारत वो पहला मैच स्पेन से 0-2 से हार गया था। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में क्या हुआ? वहां तो कड़ी टक्कर थी। टक्कर कड़ी थी, मैच 2-2 से ड्रॉ भी रहा, पर आखिर में पेनल्टी शूटआउट में भारत को 5-4 से हार का सामना करना पड़ा। इसका मतलब है कि टीम के डिफेंस और अटैकिंग स्ट्रैटेजी में अभी काफी एडजस्टमेंट्स की जरूरत है आगे के टूर्नामेंट्स के लिए। बिल्कुल। और जब हम एडजस्टमेंट्स और पिच के मिजाज की बात करते हैं ना, तो क्रिकेट में इसका सबसे ज्यादा असर दिखता है आजकल। T20 वर्ल्ड कप की तरफ इशारा है आपका? सुपर 8 के मुकाबले अब शुरू हो चुके हैं वहां। और एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है कोलंबो के आर प्रेमादासा स्टेडियम में, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच। स्रोतों के मुताबिक अगर हम ग्रुप 2 को देखें तो इंग्लैंड ने तो पाकिस्तान को हराकर अपना सेमीफाइनल का स्पॉट पक्का कर लिया है ना? हाँ, इंग्लैंड की जीत के बाद अब उस दूसरे स्पॉट के लिए कड़ी टक्कर शुरू हो गई है बाकी टीम्स के बीच। तो इस मुकाबले में अगर हम दोनों टीम्स की पड़ताल करें तो चुनौतियां क्या-क्या हैं? अगर त्रिकोणीय पड़ताल की जाए तो दोनों की चुनौतियां बिल्कुल अलग-अलग है। एक तरफ श्रीलंका है जिस पर इस वक्त जबरदस्त दबाव है, क्योंकि वो पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ महज 95 रन पर ऑल आउट हो गए थे। हाँ, अपने ही देश में इतने कम स्कोर पर आउट होना बड़ा झटका था। पर उनके कप्तान दुनित वेलेलागे ने एक बड़ा हौसले वाला बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा स्रोतों के अनुसार? उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड कप उनके देश के लिए बहुत जरूरी है और टीम का हर खिलाड़ी वापसी करने के लिए यानी बाउंस बैक करने के लिए पूरी तरह तैयार है। चलिए, उनका तो हौसला बुलंद है, पर दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के लिए क्या चुनौती है? वो तो काफी स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है ना T20 फॉर्मेट में। स्ट्रॉन्ग तो है। न्यूजीलैंड की चुनौती असल में फॉर्म की नहीं बल्कि मौसम और कंडीशंस की है। उनके कप्तान मिचेल सैंटनर ने एक बहुत अहम पॉइंट उठाया है। हाँ, उन्होंने कहा था कि उन्हें कंडीशंस चेंज होने से दिक्कत आ रही है। देखिए, उन्होंने बताया कि ग्रुप स्टेज के उनके सारे मैचेस भारत में खेले गए थे, अहमदाबाद और चेन्नई जैसी जगहों पर जहां की पिचेस बैटिंग के लिए काफी अनुकूल होती हैं। और अब उन्हें अचानक कोलंबो आना पड़ा है श्रीलंका की पिचेस पर। वही तो, वहां कोलंबो की पिचेस पर स्पिन बॉलर्स को बहुत मदद मिलती है। एकदम बैटिंग फ्रेंडली पिच से निकलकर ऐसी पिच पर आना जहां गेंद घूम रही हो, ये बिल्कुल आसान नहीं होता किसी भी टीम के लिए। बेहद जल्दी ढालना पड़ेगा अगर उन्हें सेमीफाइनल में जगह बनानी है तो। एकदम सही। वैसे पॉइंट्स टेबल की संक्षिप्त जानकारी दे दूं तो ग्रुप 1 में वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका ने अपना दबदबा बनाया हुआ है। दोनों ने अपने मैचेस जीत लिए हैं। और ग्रुप 2 में जैसा कि चर्चा हुई, इंग्लैंड के बाद अब दूसरे स्पॉट की रेस काफी दिलचस्प हो चुकी है। खैर, क्रिकेट पिच के मौसम से अब हम निकलते हैं देश के असली मौसम की तरफ। दक्षिण भारत से मौसम को लेकर अलर्ट है ना? हाँ, कुछ दिनों तक वहाँ हालात थोड़े खराब रहने वाले हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट स्रोतों में छपी है। जी, 22 से 25 फरवरी के बीच दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें मुख्य रूप से कौन-कौन से क्षेत्र शामिल है? इसमें केरला, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स शामिल हैं। बारिश के साथ-साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से हवाएं भी चल सकती हैं वहां। इसका तो सीधा असर टूरिज्म पर पड़ता है। जो लोग इन तारीखों के आसपास वहां घूमने गए हुए हैं, उन्हें काफी एहतियात बरतने की जरूरत होगी। खासकर बीचेस और हिल स्टेशंस पर। हालांकि राहत की बात ये स्रोतों में बताई गई है कि 26 फरवरी के बाद मौसम के सामान्य होने की पूरी उम्मीद है। चलिए, अब ये तो अच्छी खबर है टूरिस्ट के लिए। अब मौसम के बाद रुख करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य की तरफ, उत्तर प्रदेश, जहां एक एडमिनिस्ट्रेटिव और कानूनी मुद्दा काफी गर्म है। आप यूपी कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जाने वाले उस राज्यव्यापी प्रदर्शन की बात कर रहे हैं जो बुधवार को होने वाला है। बिल्कुल, मुद्दा मौनी अमावस्या से जुड़ा हुआ है। अगर हम स्रोतों के आधार पर बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष लिए तथ्यात्मक बात करें तो वहां आखिर हुआ क्या था? स्रोतों के मुताबिक घटना ये है कि मौनी अमावस्या के दौरान ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों को पवित्र स्नान करने से रोका गया था वहां प्रशासन द्वारा।
और मैंने पढ़ा कि उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। जी हाँ, और कांग्रेस पार्टी अब इस घटना को लेकर ही प्रदर्शन कर रही है। उनका आरोप ये है कि ये जो कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाया गया, ये सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है। यहाँ हमारे लिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये अनुच्छेद आखिर कहते क्या हैं संविधान में। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 देश के हर नागरिक को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। यानी किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 26? वो हर धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। तो मुख्य रूप से ये जो सारी बहस चल रही है, ये इन्हीं अधिकारों और प्रशासनिक कानून व्यवस्था के बीच की है। स्रोतों में यह भी बताया गया है कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपने वाली है। ऐसे मुद्दे हमेशा कानून और संविधान के दायरे में ही देखे और सुलझाए जाते हैं। बिल्कुल। अब यूपी से निकलकर हम पड़ोसी राज्य बिहार की एक खबर पर नजर डालते हैं। ये घटना बेहद दुखद है। बिहार के भागलपुर जिला में नवगछिया के पास एक भयानक सड़क हादसा हुआ है। ये तो बहुत ही भीषण टक्कर लग रही है सुनकर। हाँ, इस टक्कर में 4 लोगों की जान चली गई है ऑन द स्पॉट और करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और शुरुआती जांच में इस हादसे की मुख्य वजह क्या सामने आई है, पुलिस के मुताबिक? पुलिस का कहना है कि तेज रफ्तार और लापरवाही इस हादसे का सबसे बड़ा कारण लग रहे हैं। ये वाकई बेहद अफसोसनाक खबर है। देखिए, जब हम ऐसी घटनाएं पढ़ते हैं ना, तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं होते, इनके पीछे पूरे परिवार होते हैं जिनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। सही कहा आपने। सड़क सुरक्षा एक ऐसी समस्या बन चुकी है जिस पर हम लगातार बहस करते हैं। पर ग्राउंड पर स्थिति कहाँ बदलती है? हाईवेज पर ओवर स्पीडिंग हो या अलग अलग आकार के वाहनों का एक ही लेन में तेज रफ्तार से चलना, ये हमेशा से ही खतरनाक रहा है। ट्रैफिक नियमों का कड़ी सख्ती से पालन होना चाहिए। हर एक ऐसा हादसा इस बात की चेतावनी देता है कि सड़क पर थोड़ी सी चूक कितनी भारी पड़ सकती है। बिल्कुल, जान की कीमत सबसे ज्यादा होती है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम पिछले 15 मिनट की इस चर्चा को गौर से देखें, तो हमने कई अलग-अलग दिशाओं पर बात की है। हाँ, चाहे वो मुंबई के 80,000 करोड़ के बीएमसी बजट की बात हो या इजराइल में पीएम मोदी की रणनीतिक यात्रा की। फिर हमने जर्मनप्रीत सिंह के हॉकी के सफर को समझा, कोलंबो की स्पिन पिच पर न्यूजीलैंड की चुनौती देखी और दक्षिण भारत की बारिश से लेकर बिहार के दुखद हादसे तक कई मुद्दों को परखा। और इन सब में एक बात बहुत साफ झलकती है, जो कनेक्शन हम शुरू में ढूंढ रहे थे। वो प्लानिंग और ऑन ग्राउंड रियलिटी के बीच का संघर्ष। एकदम सही। चाहे आप दुनिया के बेहतरीन प्लानर्स क्यों ना हो, आपने हजारों करोड़ का बजट बनाया हो या किसी क्रिकेट मैच की पूरी रणनीति सेट की हो, जमीन पर स्थितियां कभी वैसी नहीं होती जैसी पेपर पर लिखी होती हैं। ऑन ग्राउंड रियलिटी और मौसम हमेशा आपकी योजनाओं का इम्तिहान लेते हैं। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जिसे वाकई सबको सोचने की जरूरत है। कैसा सवाल? हम अक्सर क्या सोचते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज एक अच्छी प्लानिंग करना है, पर इन सभी स्रोतों को पढ़ने के बाद एक नया दृष्टिकोण सामने आता है कि प्लानिंग ही सब कुछ नहीं है। हाँ, हमारी योजनाएं चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, चाहे वो किसी शहर का विशाल बजट हो, किसी क्रिकेट टीम की पिच स्ट्रैटेजी हो या दो देशों के कूटनीतिक रिश्ते, क्या हम अचानक आने वाले बदलाव के लिए तैयार हैं? जिसे अनफोर्सीन डिसरप्शंस कहते हैं। बिल्कुल। क्या हम मानसिक और व्यवहारिक रूप से वाकई उनका सामना करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आने वाले कल की असली चुनौती सिर्फ एक बेहतरीन योजना बनाना नहीं है, बल्कि बदलाव के हिसाब से खुद को जल्दी से ढाल लेना है। वही सबसे जरूरी है। अगर क्रिकेट टीम स्पिन पिच पर नहीं ढल पाती या शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसीज के आपसी टकराव से नहीं निकल पाता, तो आपकी सारी योजनाएं पेपर पर ही धरी रह जाती हैं। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। असली सफलता शायद इसमें नहीं कि हमारी योजना कितनी शानदार थी, बल्कि इसमें है कि जब योजना फेल होती है तो हम कितनी तेजी से बाउंस बैक करते हैं। हाँ, वापसी कितनी तेजी से होती है, वही डिसाइड करता है कि आप कितने सफल होंगे। चलिए, इस गहरे विचार के साथ हम आज के इस गहराई से विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है इस चर्चा से खबरों के पीछे छुपी असल तस्वीर और नए दृष्टिकोणों को समझने में मदद मिली होगी। बिल्कुल, ऐसे ही मुद्दों को हम आगे भी समझते रहेंगे। डेटा और आंकड़ों की इस भीड़ में ऐसी ही रोचक और काम की जानकारियों के साथ फिर सामने आएंगे। तब तक के लिए नए विचारों और सवालों को टटोलते रहिए। नमस्कार।